सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वे शुरू करते हैं व्यंजन। और आज हम लोग व्यंजन को पढ़ेंगे। व्यंजन क्या है, व्यंजन का नामकरण कैसे किया गया, उसका उच्चारण क्या किया गया, किस किस तरीके से इनको डिवाइड किया गया, तो सारी चीज़ें वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक बार सारे बच्चे जुड़ जाएं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, व्यंजन यदि हम पढ़ते हैं तो व्यंजन में हमें बहुत सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है कि व्यंजन, सबसे पहली बात तो व्यंजन पढ़ने से पहले व्यंजन किसको कहते हैं। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि व्यंजन एक आश्रित चर है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है तहे दिल से। ठीक है, तो व्यंजन एक आश्रित चर है। मैंने क्या बताया था तुम लोगों को कि व्यंजन एक क्या है, आश्रित चर है। आश्रित का मतलब समझते हो, बताया था तुम्हें कि हर व्यंजन जो है स्वर पे डिपेंडेबल है। बिना स्वर के हम व्यंजन को बोल नहीं सकते, ना हम लिख सकते, ना हम पढ़ सकते। तो व्यंजन आश्रित चर है और किस पे है, स्वरों पर आश्रित है। स्वरों पर आश्रित है। ठीक है, किस पर आश्रित है, स्वरों पर आश्रित है। अब आपसे पूछा जाता है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे व्यंजन पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि व्यंजन, कुल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। अब मुद्दा उठता है, इन 33 व्यंजनों में कौन कौन से व्यंजन होते हैं। चलो उन 33 व्यंजनों पे भी चर्चा करते हैं। तो मैंने जैसे कि पिछली क्लासेस में भी आप लोग को बताया था कि एक होता है स्पर्श व्यंजन। तो आज हम लोग सारे अलग अलग करके पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ध्यान रखिएगा कितने होते हैं, 25। फिर हम अंतस्तः व्यंजन पढ़ते हैं। अंतस्तः ये जो होता है ये आपका 4 होता है। और फिर पढ़ते हैं हम ऊष्म व्यंजन, और ये भी 4 होते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 33। तो व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, अब मुद्दा उठता है कि भाई व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, उच्छिष्ट व्यंजन कौन से, तो सबका नामकरण भी बताऊंगी। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से कितने कितने होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं, तो सब एक एक करके पढ़ेंगे। तो शुभारंभ करते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन से। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 होते हैं। तो पहले हम लोग शुरुआत करेंगे स्पर्श व्यंजन से। चले भाई शुरू करें। स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन को स्पर्श व्यंजन क्यों बोलते हैं, है ना, ये भी तो जानना जरूरी है कि स्पर्श व्यंजन को स्पर्श व्यंजन क्यों बोलते हैं। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुख के किसी न किसी भाग को छूकर हवा बाहर निकलती है, स्पर्श कर कर निकलती है। इसीलिए स्पर्श व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, जैसे मूर्धा, कंठ, ओष्ठ, तालु, ये सारे अलग अलग स्थान हैं जहाँ से आपके स्वर बाहर, व्यंजन बाहर निकलते हैं। तो हवा का जो या जीभ जो है आपकी किसी न किसी जगह से टकरा कर बाहर निकलती है, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब ये स्पर्श व्यंजन जो होते हैं ये 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25 होते हैं। और इन 25 में कौन कौन से होते हैं वो भी ध्यान देना हमें ज़रूरी है। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पर किन किन के साथ हम लोग बात करेंगे। चलो देखो, अब देखो यहाँ पे देखोगे तो क वर्ग। ठीक है, उसके बाद आपका आता है च वर्ग, फिर आपका आता है ट वर्ग। ठीक है, वर्ग तो सब जानते हो, है ना, अभी मैं बताऊंगी कौन कौन से वर्ग होते हैं। फिर आपका आता है त वर्ग, फिर आपका आता है प वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प। मतलब इन वर्गों में आपको वर्ण देखने को मिलेंगे। अब कौन कौन से वर्ण देखने को मिलेंगे, चलो उनको भी देखते हैं। क वर्ग में आपको देखने को मिलता है क, ख, ग, घ, अंग। बच्चों वाली पढ़ाई करेंगे आज हम लोग, ध्यान से सुनो बस तुम लोग। च वर्ग में च, छ, ज, झ और निया। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ
और अण। जिन्हें नहीं पता उच्चारण ध्यान से सुनेंगे। फिर आता है आपका त, थ, द, ध और न। प, फ, किस किस को आता है? ब, भ और म। ठीक है, तो ये आपके हो गए 25 वर्ण। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? ये कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 और 5। 5 इंटू 5 कितने होते हैं? 25 होते हैं ना। तो 5 इंटू 5 आपके क्या हो जाएंगे? 25 वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन में। इन जो है ना, ये पूरे 5 वर्ग जो हैं, इनको हम लोग स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब इनमें खास चीज़ क्या है और क्या क्या चीज़ हमें जानना ज़रूरी है? अब इसमें से देखोगे तुम्हें कि सबसे पहली बात आपको ये उच्चारण करोगे तो क ख ग घ अंगह, इसको हम क्या बोलते हैं? अंगह। जो पंचम वर्ण है इसको हम अंगह बोलते हैं। च छ ज झ निय, इसको निय बोलते हैं। ट ठ ड ढ अण, इसको अण बोलते हैं। तो कई बच्चों को उच्चारण करना नहीं आता, तो वो ध्यान रखेंगे कि उच्चारण करना भी बहुत ज़रूरी है। अब आपको देखोगे कि यहाँ पे आपको ये 5वें नंबर पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, 5वें नंबर पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये पंचम वर्ण। इनको 5वें नंबर पे हैं, सबको पता चल रहा है कौन से नंबर पे हैं ये? 5वें नंबर पे है। तो ये है हमारे 5वें नंबर पे आ रहा है, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा है? पंचम वर्ण। जो 5वें स्थान पे आते हैं, इसीलिए इनका नाम हमने क्या रखा है? पंचम वर्ण। और पंचम वर्ण की खास बात ये है कि ये जो हैं ये अनुनासिक कहलाते हैं। बताया था तुम लोगों को क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। और अनुनासिक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण नाक व मुख से होता है, इसीलिए इनको हम अनुनासिक कहते हैं। अब एक और मुद्दा उठता है कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि इनका उच्चारण स्थान भी ध्यान आपको रखना ज़रूरी है। तो मैंने बताया था कि जो क ख क घ जो ये बोलते हैं हम लोग, ये आपके कंठ से बोले जाते हैं, तो ये कंठय वर्ण होते हैं। च छ ज झ निय, ये आपके तालु से बोले जाते हैं। और ट ठ ड ढ ये आपके मूर्धा से बोले जाते हैं। और त थ द ध ये आपके होते हैं जिसको हम दंत से बोले जाते हैं। और प फ ब भ ये आपके ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इनके उच्चारण स्थान तो आपको याद हो गए। ठीक है, और ये पंचम वर्ण अनुनासिक है, इनका नाक से बोला जाता है और मुख से भी बोला जाता है। मतलब ये जो अंगह है ये कंठय भी है और नासिक के भी है। ये जो निया है ये तालु भी इसे बोला जाता है और नाक से भी बोला जाता है। ये अणा जो है ये मूर्धा से भी बोला जाता है और नाक से भी बोला जाता है। ये न आपका दंत से भी बोला जाता है और नाक से भी। म आपका ओष्ठ से भी बोला जाता है और नाक से भी बोला जाता है। इसीलिए मुख और नाक दोनों की जगह से उच्चारित करने वाले वर्णों को हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, और स्वर में भी इसको हम अनुनासिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। तो स्पर्श व्यंजन हमारे पास 25 होते हैं और इसकी खास बात है कि इसमें पंचम वर्ण जो होते हैं उनको अनुनासिक कहते हैं, वो उनका उच्चारण नाक और मुख से होता है। और इन पांचों वर्णों के अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं। ठीक है, कंठ तालु मूर्धा। अब बोल के देख लो, चलो एग्जाम्पल को करते हैं। प फ ब भ होठों का इस्तेमाल हो रहा है। अब जब तुम त थ द ध बोलते हो तो दांत के पीछे जीभ लगती है। त थ द ध तो दंते है। तुम्हारे मुंह के बीच में ऐसा आर्च सा बना हुआ है, टाइट सा लगेगा, उसको आर्च माने ऐसा गोल चांद के जैसा, उसको वहां पे ट बोल के देखो। ट टक से लग रहा है ना, उसको मूर्धा कहते हैं। ट ठ ड ढ अण। और तालु क्या होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं च छ ज झ, मतलब दांत और मूर्धा के बीच में जो चिकना सा पार्ट है च छ ज झ, उसको हम तालु कहते हैं।
और क ख ग घ कहाँ से बोलते हैं? हम कंठ से बोलते हैं। ठीक है, ये मैं पिछली क्लास में भी बता चुकी हूँ, तो बहुत अच्छे से तुम लोग को याद होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से और क्या क्या खास बात जानने की है। हमारे हिंदी में ना कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनसे शब्दकोश में कोई शब्द शुरू ही नहीं होते, तो वो भी जानना ज़रूरी है। तो हिंदी में कौन से ऐसे शब्द हैं जिनसे कोई शब्द शुरू ही नहीं होता? तो ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रही हूँ कि हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश, शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी, हिंदी शब्दकोश में 5 वर्ण हैं हमारी हिंदी के अंतर्गत, है ना। 52 वर्णों में से 5 ऐसे वर्ण हैं जिनसे हिंदी में कोई भी वर्ण शुरू, कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। 5 वर्णों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। ठीक है, कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। अब यहाँ पे देखेंगे हिंदी शब्दकोश में 5 वर्णों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। अब मुद्दा उठता है कौन से शब्द हैं। जैसे एक तो तुम्हें पता है ये अंग है, ठीक है, ये वाला। दूसरा तुम्हें ध्यान रखना है निय, और तीसरा याद रखना है अण। पर ये न और म नहीं, क्योंकि न से नल, म से मछली शुरू होता है। अब देखो, जब हम लोग क से कबूतर पढ़ते, देखो ऐसे पढ़ते ना, क से कबूतर, बचपन वाला याद रखो। ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंगह खाली। क्यों बोल रहे हैं भाई खाली? क्योंकि इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता। च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, और ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, किसी ने टोका नहीं। झ से झंडा, और निया खाली, क्योंकि निया से कोई वर्ड ही नहीं बनता। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अणा खाली, है ना। पर न से नल और म से मछली पढ़ते हैं, इसलिए न और म को मत लिखिएगा। बट हमारे यहाँ 2 ऐसे वर्ड हैं जिनके नीचे बिंदु लगती है, इनको कहते हैं हम ड और ढ। इनसे, ये बिंदु लगे रहते हैं ना, जिनके नीचे बिंदु लगी होती है, उनसे कभी कोई शब्द ड और ढ के नीचे बिंदु लगने वाला, ये तो बिंदु नहीं लगा है यहाँ पे, तो नॉर्मल है, यहाँ बिंदु का प्रयोग नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है। पर उत्क्षिप्त व्यंजन में बिंदु का प्रयोग होता है। तो इन 5 से कोई शब्द कभी शुरू नहीं होते। हाँ, बट ये जरूर कह सकती हूँ कि ये बीच में आ सकते हैं, एंड में आ सकते हैं। जैसे मैं वांग में लिखती हूँ, तो ये बीच में आ सकता है। मैं पंचानन लिख सकती हूँ, तो पंचानन में ये बीच में आ सकता है। ठीक है, मैं झंडा लिखती हूँ तो ये बीच में आ सकता है। अंडा, झंडा, ठंडा, है ना। ये मैं पेड़ लिखूंगी तो आ सकता है, एंड में, बीच में आ सकता है। सड़क लिखूंगी तो आ सकता है, बीच में आ सकता है। ढक्कन में लिखूंगी, पर ढक्कन में बिंदु का प्रयोग नहीं होगा, वो ये वाला ढक्कन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ना में आ सकता है। ठीक है, तो ये बीच में आ सकते हैं, एंड में आ सकते हैं, पर स्टार्टिंग में कभी नहीं आएंगे। तो हिंदी शब्दकोश में 5 वर्णों से कब कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। अब ये दोनों क्या है, इन पे भी थोड़ा चर्चा करते हैं। ये ड ढ क्या होते हैं? ठीक है, यहाँ तक ओके भाई, सबको समझ आ गया? क्या बात है, चलो भाई, बहुत बढ़िया, यहाँ तक सबको क्लियर है। बहुत बढ़िया। चलो, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब हम व्यंजन के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। ये उत्क्षिप्त व्यंजन होता क्या है? किसको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन? चलो, उत्क्षिप्त व्यंजन को समझते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। एक होता है ड बिंदु वाला,
और एक होता है ढ बिंदु वाला। देखो स्पर्श व्यंजन ये होते हैं, तुम्हारे दिमाग में अगर ये चीज़ होगी कि ये स्पर्श व्यंजन क्या है, तो स्पर्श के अंदर ये वाले होते हैं, इनके नीचे बिंदु का प्रयोग नहीं होता है। जिसके नीचे बिंदु लग गए वो उत्क्षिप्त, जिसके नीचे बिंदु नहीं लगा वो स्पर्श। इनके उच्चारण में भी फर्क है जिनको नहीं पता है। ये जो होता है ना, देखो इसको बोलते हैं डी और इसको बोलते हैं डी एच। इंग्लिश में तो तुमको याद होगा। इसको डी और डी एच नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर और आर एच। ठीक है, जैसे मान लो मैं एग्जाम में वर्ड लिखती हूँ रायगढ़, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? RAIGARH, क्योंकि यहाँ पे बिंदु लगा है। रायगढ़। सड़क लिखते हैं हम लोग, सड़क, बिंदु का प्रयोग होता है, तो रख होता है, डी नहीं लगेगा, सड़क हो जाएगा, सड़क। आया समझ में? क्लियर है? तो आप लोग इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैं बोलूंगी देख, देख में तो डी लग रहा है, पर अगर मैं ये लिखती हूँ पेड़, तो पेड़ में तो बिंदु का प्रयोग है, तो हम पेड़ नहीं लिखेंगे, ए डी लिखोगे क्या? नहीं ना, डी लिखोगे पेड़, ये पेड़ हो जाएगा, पेड़ आर होगा यहाँ पे। ठीक है, गढ़ लिख लो या आप कोई भी ऐसा वर्ड लिखते हो तो आप लोग ध्यान रखेगा आर एच का प्रयोग होता है। सड़क, रायगढ़, है ना। और इसमें कैसे वर्ड यूज करते हैं हम लोग? इसमें तो हम लोग यूज करेंगे सिंपल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जैसे आप कैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हो मैं बताती हूँ। जैसे हम लोग लिखेंगे डाली, तो DALI, डाली, है ना। या मैं लिखूंगी आपका ढोल, तो कैसे लिखूंगी? DHOL, ढोल, सिंपल वे में, है ना। तो आप ध्यान रखोगे DHOL ढोल या DAILI डाली, तो इसमें डी का प्रयोग करते हैं, उसमें DH का प्रयोग करते हैं, RH का प्रयोग करते हैं। अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंग्लिश अल्फाबेट से डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो उत्क्षिप्त व्यंजन में आर और RH का प्रयोग करते हैं, मतलब इसको हम लोग ढ बोलते तो हैं, पर जब ये शब्दों के अंदर इस्तेमाल होता है तो उसको ढ नहीं बोलते, रक, सड़क, पेड़, है ना, गढ़, ड़, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो चलो इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अच्छा, एक दिमाग में एक बात नहीं आ रही होगी कि कहाँ पे बिंदु लगेगा और कहाँ पे बिंदु नहीं लगेगा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? ये भी तो आना चाहिए ना कि भैया कहाँ बिंदु लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि बिंदु लगाना कहाँ है। अब जैसे आपके दिमाग में आता होगा कि मैम एक बात बताइए, बिंदु कहाँ कहाँ लगना है, कहाँ नहीं लगना है। तो चलिए भाई नियम पढ़ते हैं हम लोग, नियम को थोड़ा सा समझेंगे और नियम के अंदर क्या क्या चीज़ होना चाहिए उनको देखते हैं। ठीक है, तो नियम में पहला नियम आपको ध्यान रखना है कि बिंदु कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा, उसके 5 नियम बता रही हूँ। बेसिकली 4 नियम है, 5वां तो अपने आप बन जाता है। ठीक है, तो कहाँ बिंदु लगानी है और कहाँ बिंदु नहीं लगानी है। तो चलिए देखते हैं बिंदु कहाँ कहाँ लगेगी या कहाँ नहीं लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहला चीज आपको दिमाग में रखना है, पहली चीज आप देख लेना यहाँ पे कि ढ का बिंदु लगना कहाँ कहाँ है और कहाँ नहीं लगना है। तो एक सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहली बात, उत्क्षिप्त व्यंजन से कभी भी, या मैं इसको सिंपल वे में लिख दूं तुम लोगों को और ज़्यादा इजी रहेगा, और इजी वे में लिखवाती हूँ मैं, और इजी वे रहेगा तो और अच्छे से याद रहेगा। ये शब्द या ये वर्ण शुरू में आ जाए, शुरू में आ जाए
तो बिंदु का प्रयोग नहीं होता। क्या लिखा मैंने? यदि ये वर्ण शुरू में आ जाए, किसी शब्द की स्टार्टिंग में आ जाए, तो बिंदु का प्रयोग नहीं होता। अब कैसे नहीं होता देखो, जैसे अगर डाली स्टार्टिंग ड आगे आ गया, स्टार्टिंग में आ गया, तो आप बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। ढक्कन, तो आप बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ढोल, तो आप बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे, या ढोलक बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। डमरू, है ना, डंडी, इनमें आप बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है? तो कभी भी ये वर्ण स्टार्टिंग में आ जाए तो आप बिंदु का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा नियम, इनसे पहले, मतलब उच्छिप्त व्यंजन से पहले, इनसे पहले उपसर्ग आ जाए तो बिंदु का प्रयोग नहीं होता। इनसे पहले बिंदु का प्रयोग नहीं होता। ठीक है। जैसे मान लो मैंने डोल लिखा है, अब सु डोल, तो सु उपसर्ग है, तो बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। नीडर, नी उपसर्ग है और डर मूल शब्द है, तो बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। आ उपसर्ग है, डिग मूल शब्द है, अडिग, तो बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। आ रहा है समझ में? बे उपसर्ग है और ढंग मूल शब्द है, तो बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। आ रहा है समझ में? बेढंग बोल दो, अडिग बोल दो, सुडोल बोल दो, है ना, कोई भी, किसी पे भी उपसर्ग लग रहा है ना। बेडोल बोल सकते हैं, बे उपसर्ग है, डोल मूल शब्द है, तो आप बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जिनमें भी उपसर्ग लग जाता है उनमें आप क्या करेंगे? आप बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सुडोल, नीडर, बेढंग, अडीग, बेडोल, है ना, जब भी डर आ जाए तो आप बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। वर्तनी के नियम में ध्यान रखिएगा, वर्तनी के नियम मैं साथ की साथ कराती जा रही हूँ, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने एक वर्तनी का नियम करवाया था, अनुस्वार का, है ना, अनुस्वार और अनुनासिक का नियम करवाया था, और आज मैं आप लोगों को जो है ड ढ वाला नियम करवा रही हूँ, ठीक है। चले भी तीसरा नियम करते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि इनसे पहले अनुस्वार आ जाए तो बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अब किसकी बात कर रही हूं मैं? अनुस्वार की। अनुस्वार क्या होता है? बिंदु, है ना। जैसे घमंड में अनुस्वार पहले आया और उत्क्षिप्त व्यंजन बाद में आया, तो बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। पंड, पंडित में अनुस्वार पहले आया, ड बाद में आया, तो बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। और बताओ किस किस में आता है और बिंदु? मेंढक, मेंढक नहीं होता, मेंढक, मेंढक, तो बिंदु का प्रयोग नहीं होगा।
डंडा, तो बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। अंडा, बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। झंडा, तो बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। तो कहीं भी ड ढ आ जाए तो आप बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे, अनुस्वार यदि उससे पहले आ जाता है तो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अनुस्वार के बाद कोई उत्क्षिप्त व्यंजन आ जाए तो बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। चौथा नियम, चौथा नियम क्या कहता है कि संयुक्त रूप में आ जाए तो बिंदु नहीं लगेगी। अब संयुक्त रूप क्या होता है, जैसे आप ध्यान रखिएगा, जैसे आधा ड और पूरा ड आ जाए, या आधा ढ और पूरा ढ आ जाए, या आधा ड और पूरा ढ आ जाए, या आधा ढ और पूरा ड आ जाए, तो आप बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अड्डा, आधा ड पूरा ड, तो बिंदु नहीं लगेगी। चड्डा, है ना, और बुढ़ा, हड्डी, तो इनमें आप बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है। इनके अलावा, इन चार नियमों के अलावा आप कहीं भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। इन चार नियमों को छोड़ के आप बिंदु का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। बिंदु का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं, जैसे चिड़िया, घड़ी, है ना। और बताओ, पेड़, सड़क, लड़का, आप कहीं भी इसका इस्तेमाल, चूड़ी, है ना, भेड़, आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चार नियमों को छोड़कर आप उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। आगे भी समझ में, तो ये हो गए हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन के नियम। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और व्यंजन को पढ़ेंगे। और अब व्यंजन में हम लोग स्पर्श कर चुके हैं, पंचम वर्ण कर चुके हैं, स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान कर चुके हैं, अब ड ढ भी कर चुके हैं। पर ड ढ में एक चीज़ और बता दो जो तुम्हें जानकारी के लिए ज़रूरी है। क्या कि ये जो ड ढ हमने पढ़ा है, इस ड ढ का उच्चारण स्थान क्या होता है। ध्यान रखिएगा, इस ड ढ का उच्चारण स्थान भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो ड है और ढ, ये दोनों ही मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों ही मूर्धन्य वर्ण है, ड और ढ दोनों ही मूर्धा से उच्चारित किया जाता है। तो कई बार आपसे उच्चारण भी पूछ लेता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो ड ढ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठीक है, चले भाई आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम लोग, स्पर्श कर चुके हैं, पंचम कर चुके हैं, उच्चारण स्थान कर चुके हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कर चुके हैं, और अब हम लोग करेंगे अंतस्तः। एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब अंतस्तः व्यंजन क्या है। अंतस्तः व्यंजन को अंतस्तः व्यंजन क्यों कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये स्वर और व्यंजनों के मध्य स्थित है। स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित हैं। इसीलिए इन्हें अंतस्तः व्यंजन कहा जाता है।
ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? य, सबको पता होगा, र, एक मिनट इनको पास पास लिखकर फिर एक्सप्लेन करूंगी। क्या हो जाएगा भाई? य, र, ल और व। ठीक है, ये 4 होते हैं हमारे अंतःस्थ व्यंजन, बट इनको अलग अलग जानना भी जरूरी है, इनका खुद का भी कुछ आइडेंटिटी है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक अर्धस्वर। अब ये अर्धस्वर क्या होता है? अर्धस्वर में देखोगे तो अर्धस्वर 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला होता है य और दूसरा होता है व। य आपका आ, सॉरी, ई और आ में से मिलकर बनता है। ठीक है, कैसे बनता है ये? आपका ई में आ मिलने से य बनता है और ऊ में आ मिलने से व बनता है। अब तुम एक चीज गौर कर रहे हो, तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि मैम आप पढ़ा तो व्यंजन रहे हो और आप लिखे अर्धस्वर हो, तो ध्यान रखना य और व 2 स्वरों के मेल से बने हुए हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है। और इनकी खास बात है, ये यण संधि में सबसे ज्यादा यण और अयादि में प्रयोग किए जाते हैं ये, तो ध्यान रखिएगा अर्धस्वर है य और व। अब दूसरी चीज ध्यान दोगे कि इनका उच्चारण स्थान कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि भैया इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि य का उच्चारण स्थान होता है, मैं लिख देती हूँ, य का उच्चारण स्थान होता है, क्या होगा बताओ? तालव्य। ये तालु से बोला जाता है, तालव्य है। और व जो होता है उसको हम दंतोष्ठ कहते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है। व बोलते समय होठ नीचे वाला दांत से लगता है व, इसीलिए इसको दंतोष्ठ कहा जाता है। आगे भी यहां तक समझ में? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दूसरी चीज पढ़ते हैं। य और व तो खत्म हो गया, अब हम लोग पार्श्विक पढ़ते हैं। अब ये पार्श्विक क्या होता है? सुना है कभी पार्श्विक शब्द? पार्श्विक होता है ल, ल को हम पार्श्विक कहते हैं। और ये पश्च शब्द से बना हुआ शब्द है, मतलब एकमात्र ऐसा वर्ण है जिसको उच्चारण करने में जीवा पीछे की तरफ मुड़ती है, ल ल, जबकि सबको क ख ग घ च छ ज झ ल, इसीलिए इसको पार्श्विक कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं लुंठित, तीसरा, यही लिखती हूँ। अब ये लुंठित भी इसको कहा जाता है या इसको प्रकंपित भी कहा जाता है। लुंठित और प्रकंपित कौन से होते हैं? तो एक ही वर्ण होता है र। इसको लुंठित या प्रकंपित कहा जाता है क्योंकि जब इसको बोलते हैं तो हल्का सा वाइब्रेशन होता है। र, ल, र, 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 रस्सी, रोकड़ा, रकम, रुपया, र। ठीक है, तो इसीलिए इसको लुंठित या प्रकंपित के नाम से जाना जाता है। क्लियर भी अंतस्थ व्यंजन। अब ल जो है, ल, ये किससे बोला जाता है? ल, बताओ भी, कौन बताएगा मुझे? ल और र का उच्चारण स्थान कौन बताएगा? चलिए भाई, मैम क्लास रुक रही है बार बार। रितु बफरिंग हो रही है, अब तो ठीक है ना वैसे? वेरी गुड। अभिषेक, रितु, अब तो नहीं रुक रही है रितु, अब तो क्लियर है ना क्लास? अब ठीक चल रही है ना? चलो भाई बहुत बढ़िया। एक बार हो जाता है ना, कभी कभी दिक्कत आ जाती है। ठीक है। चलो भाई, यहाँ तक क्लियर है?
पार्श्विक, लुंठित या प्रकंपित। चलिए भाई, ठीक है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका उच्चारण स्थान जो बच्चे बता रहे हैं कि भैया ल का उच्चारण स्थान क्या है, सब अलग अलग कमेंट करें, पर बहुत अच्छा, कम से कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो को बच्चे भाई क्या आंसर दे रहे हैं यहाँ पर? ल का उच्चारण स्थान क्या है भाई? दंत है, पार्श्विक है, ये तो सबको पता है। ल कई जगह पे ल दंत से कहा जाता है, इसीलिए इसको दंत मूल के नाम से भी जानते हैं। ल ल तो इसको कई लोग दंत मूल के नाम से भी जानते हैं। र का उच्चारण स्थान क्या है? बिल्कुल, र जो है मूर्धा से बोला जाता है, इसीलिए हम इसको मूर्धन्य के नाम से जानते हैं। र 27वां व्यंजन है, ध्यान रखिएगा। जी जी बिल्कुल। ओहो, बढ़िया भाई, मूर्धन्य। हाँ जी बिल्कुल, मूर्धन्य है ये, मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। चले भाई आगे। स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित है य र ल व। ठीक है, चलिए भाई। अब देखो, अब बढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन की तरफ। एक एक चीज अच्छे से क्लियर करते चलो। अब ऊष्म व्यंजन पढ़ते हैं। ऊष्म व्यंजन। अब एक बात बताओ तुम लोग मुझे, ऊष्म व्यंजन क्या होता है? ऊष्म व्यंजन जिनके उच्चारण करने से मुख से ऊष्मा का प्रवाह होता है, उसको हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे हम लोग ह बोलते हैं, श, चार होते हैं ऊष्म व्यंजन, सबको पता है। कितने होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक ये वाला श, एक ये वाला श, ये वाला, और आपका ये वाला ह। अच्छा, इनको क्रम में लगाना जरूरी है। अगर मैं इनको क्रम में ना लगाऊं तो ये गलत हो जाएंगे। क्या बोल रही हूँ मैं? इनको क्रम में ना लगाऊं ना, ये तीनों श को, हाँ तो फिक्स्ड है, चौथे नंबर पे आता है। पर मुझे इन स का जो क्रम होता है, जैसे पहले ये वाला श आता है, फिर ये वाला श आता है, और फिर ये वाला श आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन श को क्रम में लगाना बहुत जरूरी है। और इनको उच्चारण करेंगे, जैसे प्रैक्टिकली देखोगे, क बोलो, क, ऐसे हाथ को मुंह के आगे रखो, क, और बोलो ह, क ह। गर्म हवा निकली की महसूस होगी? क में गर्म हवा नहीं निकलेगी, पर जैसे ही तुम लोग ह बोलोगे, क ह, तो आपको गर्म हवा निकलती है। तो ये क्या हो जाता है तुम्हारा? ऊष्मा, ऊष्मा का प्रभाव हो रहा है। तो ह जो होता है वो कंठ से बोला जाता है, उच्चारण स्थान। ये श जो है ये तालु से बोला जाता है। ये वाला श आपका मूर्धा से बोला जाता है, और ये वाला आपका दंत से बोला जाता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आपको अक्सर इनके उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं, तो इनके उच्चारण स्थान आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी यहाँ से कोई स्पेशल आपको नहीं पूछा जाता ऊष्म व्यंजन से। ठीक है, तो जिनके उच्चारण से मुख से ऊष्मा का प्रवाह होता है उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनको हम लोग घर्षण कर कर बोलते हैं। चले भाई आगे यहाँ तक। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम संयुक्त व्यंजन की तरफ। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बता दिया था कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, और संयुक्त स्वर के साथ कंपैरिजन करवाया था मैंने। संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं ये। इनकी खास बात क्या है कि ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ठीक है, और मैंने पूरा डायग्राम, पूरी चीज़ें आपको सिखा दी थी, दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ठीक है,
चार कौन कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ और श्र। छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये चार हमारे होते हैं जिनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और मैंने इनके बारे में आपको बताया भी था कि जो छ है ये आपका क जमा श से मिलकर बनता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क जमा श जमा अ। ठीक है। आ रही ना साउंड सबको? चलिए भाई। और त्र कैसा होता है? त जमा, है ना, फिर त के बाद त्र है तो र, और र में भी हम आ मिलाते हैं तब त्र बनता है। ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना सिंपल वे में, त जमा र। ज्ञ को आप कैसे लिख सकते हो? आप ज जमा निया लिख सकते हो। और श्र को आप श जमा क्या लिख सकते हो? र लिख सकते हो। ठीक है। तो बहुत सिंपल है, और ये मैं पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, कंपैरिजन करके, एक्सप्लेन कर कर, है ना। तो आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब ये बने कैसे, इस पे थोड़ा सा मुद्दे पे चर्चा करेंगे हम। अब क्या हुआ कि जो ये श है ये तो क्लियर है, पर त एक्चुअली में ये होता है, और ये जो होता है ये र होता है। तो त ये आधा होता है, और जो पैरों में ऐसे खड़ी लाइन होती है ना, ये पूरा र होता है। तो इसको हम त्र कहते हैं। जैसे आपका श ऐसा होता है और र ऐसा होता है, तो श को आवश्यकता के अनुरूप ऐसे लिख दिया गया, और ये पूरे र को ऐसा लगा दिया गया। ठीक है। तो ये इस तरीके से बना हुआ है, तो त और फिर ये पूरा र, और ये जो श है ये ऐसे करके ये पूरा र लगाया गया, तब जाके श्र बना है। अभी इसको वर्तनी जब पढ़ाऊंगी, अभी वर्तनी करवाऊंगी, तो उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से करवाऊंगी कि भाई कैसे बना, कैसे बिगड़ा, है ना, किस तरीके से इसका निर्माण किया गया। ऐसे नहीं कि मनमानी इसका शेप बनाया गया है, किसी रीज़न से इनका शेप जो है ऐसा बना है। ठीक है। तो क, श, त्र, ज्ञ और श्र, इसको छ नहीं बोलते हैं, इसका उच्चारण सन छ नहीं होता, ध्यान रखिएगा। आप लोग बच्चे लोग छ बोलते हो, इसको छ नहीं बोलते। कक्षा, ठीक है, कक्षा। अच्छा, कभी गौर किया है कि इसमें आप लोग क्या लिख रहे हो? पूछ पढ़ना इसको कक्षा, है ना, या फिर आप लोग इसको क्या पढ़ रहे हो? कभी गौर किया कि प्रतीक्षा बोलते हो, इसमें क तो कहीं भी नहीं सुनाई दे रहा आपको? दिखाई दे रहा है कहीं? दिखाई दे रहा है? सुनाई नहीं, दिखाई दे रहा है कहीं? प्रतीक्षा बोलते हो आप। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा नहीं बोलते, प्रतीक्षा नहीं बोलते, प्रतीक्षा। तो इसमें क साइलेंट होता है। प्रतीक्षा, कक्षा, इसमें आधा क है, कक्षा। पर जब हम इसको आगे लगाते हैं ना, तो क साइलेंट हो जाता है। क्षमा, है ना, क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा, जब पीछे लगाते हैं तो आप देखना उसमें आधा क का प्रोनाउंस होता है। कभी भी आप लिखोगे तो आपको आधा क दिखाई देगा, सुनाई देगा, दिखाई नहीं देता, सुनाई देता है। पर जब आप वर्ण विच्छेद करोगे तो आपको ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा। मान लो जैसे मैंने क्षमा को तोड़ना है, तो मैं क्षमा को ऐसे ही तोड़ूंगी, क जमा श जमा आ जमा म जमा आ, क्षमा। डायरेक्ट श नहीं लिख सकती मैं इसको। ठीक है। या कक्षा को तोड़ूंगी तो कक्षा को कैसे तोड़ूंगी? क जमा आ आएगा पूरा, आ, फिर क, फिर आपका क्या आएगा? श, फिर अ। यहां लिख दूं क्या स्पष्ट? देखो यहां लिख रही हूं, कक्षा, आधा का, फिर अ, ये हो गया का, फिर क्षमा लिखना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? पहले फिर से क लिखना पड़ेगा, और फिर से श लिखना पड़ेगा, वो भी आधा, और फिर अ। ये क्या बन गया?
कक्षा। अब मुझे मान लो त्रिनेत्र लिखना है, तो त्रिनेत्र में भी क्या लिखूंगी, त आधा, फिर र आधा, फिर ई लगा है तो ये ई लगाऊंगी, ये हो गया त्रि। फिर न आधा, फिर ये ए लगा है तो ए, ठीक है। और फिर वापस त आधा, फिर र आधा और फिर अ, ये होगा त्रिनेत्र। तो वर्ण विच्छेद करना आना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो संयुक्त व्यंजन इसीलिए कहा जाता है इनको। इनमें आपको ध्यान रखना है कि जो र होते हैं वो र आधा, जो पैरों में, ये पैरों में लगा होता है ना, ये पूरा र होता है। ये जो आपका ऐसा लिखा हुआ है ये पूरा र है, ठीक है। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो हमेशा आधा होता है, इसीलिए ये आधा पहले आता है और पूरा बाद में आता है, ठीक है। क्लियर भाई, आगे समझ में? चलो भी, बहुत बढ़िया। यहाँ तक मेरे ख्याल से ये संयुक्त व्यंजन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अब हमारे पास संयुक्त व्यंजन हो गया, उत्क्षिप्त व्यंजन हो गया, है ना, अंतस्थ व्यंजन हो गया, और स्पर्श व्यंजन हो गया। व्यंजन ऑलमोस्ट हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब व्यंजनों के भेदों की बात करते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेदों की बात करें तो चलो व्यंजन के भेद पढ़ते हैं पहले। तो व्यंजन के भेद, जब व्यंजन के भेदों की बात करते हैं तो व्यंजन के दो भेद होते हैं, ठीक है। दो प्रकार से हम भेदों को बांटते हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं प्राण के आधार पर, ठीक है। और दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं किसके आधार पे? घर्षण के आधार पर, तो प्राण के आधार पे पहला भेद है और घर्षण के आधार पे दूसरा भेद है। अब प्राण के आधार पे दो भेद हैं। एक, इसके कितने भेद हैं? दो भेद। और इसके कितने भेद हैं? इसके भी दो भेद, ठीक है। और व्यंजन के कितने हैं? दो भेद, ठीक है। प्राण के आधार पर दो भेद होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं अल्प प्राण, ठीक है। और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं महाप्राण। और घर्षण के आधार पे होता है अघोष, और दूसरा होता है सघोष। सघोष को हम लोग घोष भी कह सकते हैं, ठीक है। अब पहले अल्पप्राण और महाप्राण सीखो। अल्पप्राण का मतलब होता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगती है। जैसे मैंने स्वर पढ़ाया था तो मैंने बताया था सांस की मात्रा कम लगती है ना, तो उसको हर्षिव कहते हैं। और ज़्यादा लगती है तो उसको दीर्घ कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? लघु और गुरु, जैसे हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं लघु और दीर्घ, वैसे ही यहाँ पे हम लोग अल्पप्राण और महाप्राण पढ़ते हैं। तो क ख ग घ ये उच्चारण होता है। तो अल्पप्राण को याद करना है कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? आपका अल्पप्राण होता है। और महाप्राण क्या होता है? हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, ठीक है। तो अल्पप्राण क्या होता है? हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, और हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण होता है, ठीक है। अब देखो कैसे, क्या बोल रही हूँ मैं, इसको ध्यान से समझोगे।
जब मैंने तुम लोग को व्यंजन पढ़ाया था तो व्यंजन पढ़ाते समय मैंने यहाँ पे तुम लोग को लिख के दिए थे। रुक जाओ भाई, इतना कहाँ भागना है। देखो दिख रहा है। तो हर वर्ग का पहला, मतलब ये पहला वर्ग है। अरे भाई, और ये मेरे ड्राइंग थोड़ी ख़राब हो रही है, इसमें लाइन नहीं खिंचा रही है प्रॉपर। और ये सॉरी, पहला, तीसरा और पांचवा, मैं ऐसा सर्कल कर रही हूँ, समझना। तो पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण है वो आपका अल्प वर्ण है, सांस की मात्रा कम लगेगी। क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, कम ज्यादा, कम ज्यादा। तो हर वर्ग का पहला और तीसरा पांचवा वर्ण आपका क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा इसको लिख के देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो इसमें देखोगे आपका कौन कौन सा हो जाएगा, बताओ। पहला तीसरा वर्ण, जैसे क हो गया पहला, फिर ग हो गया तीसरा, और फिर अंग हो गया पांचवा। फिर आपका क्या हो जाएगा? च छ ज झ निय, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। कितने में गिनो? ये आपके हो जाएंगे 15। ठीक है, तो ये 15 तो वर्ण आपके अल्प प्राण हो गए। अब इसके अलावा तुम्हें यहाँ पे ल दिखाई दे रहा है, ये वाला ल। इससे याद रखना कि य, र, ल और व ये भी अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, क्लियर भाई? और जो तुम्हारा ये वाला ड होता है ना, ये वाला ड, ये भी अल्प प्राण होता है। ठीक है, तो ये 15 हो गए, 16, 17, 18, 19 और 20। ये 20 तो तुम्हारे बिल्कुल फिक्स हो गए। हम इसमें स्वरों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इनको देखते हैं, इधर देखते हैं। अब यहाँ पे क तो उधर चला गया तो ख इधर आ जाएगा, ग उधर चला गया तो घ इधर आ जाएगा, है ना। च उधर चला गया तो छ इधर आ जाएगा, ज झ, ट ठ ड ढ, है ना, त थ द ध इधर आ जाएगा, प फ तो ब भ इधर आ जाएगा। तो ये दूसरा और चौथा वर्ण है, ये सारे महाप्राण हैं। इसके साथ साथ आपके जो चारों श हैं, तीनों श, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये ह, ये चारों भी महाप्राण हैं। और प्लस ये वाला ढ भी आपका महाप्राण कहलाता है। आए भी समझ में? तो ये सारे अल्पप्राण हैं और ये सारे महाप्राण हैं। अब घर्षण के आधार पर अघोष और सघोष को पढ़ते हैं। अब इसमें तुम देखोगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हर वर्ग का कौन कौन सा वर्ण? अघोष में याद रखना है पहला और दूसरा वर्ण, और इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष है। ठीक है, अब कौन कौन से वर्ण? तो यहां ध्यान रखोगे कि पहला दूसरा क्या हो गया, जैसे क और ख। ठीक है, च और छ, ज और झ, क्या कर दिया मैंने, ट और ठ, त और थ, है ना, और प और फ। ये जो हो गए, ये ट है ना बेटा, ट और ठ है। तो ये सारे जो हैं ये आपके अघोष हैं। इसके बाद वाले ग, घ, अंग, है ना, च छ के बाद ज, झ, निय, फिर ट ठ के बाद ड, ढ, अण, फिर त थ के बाद द, ध, न, और प फ के बाद ब, भ और म।
ये सारे वर्ड आपके सघोष हैं। बट अब याद क्या करना है, अब डिफिकल्ट क्या है, सघोष में सब चीजें आती हैं, अघोष में बहुत कम चीजें आती हैं। जैसे अब चेक करना है कि भैया ये श य र ल व कहाँ आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि सघोष में य र ल व आते हैं, य र ल व, सभी स्वर भी यहीं आते हैं। ठीक है। और अगर हम लोग घर्षण के आधार पे बात करें तो ड ढ भी यहीं आते हैं, और ह भी यहीं आता है। ठीक है। पर अघोष में सिर्फ आपको याद रखना है 3 प्रकार के श वहां काउंट होते हैं। तो अघोष में आपके ये 2 और श श स, और सघोष में बाकी सब। आपको मैं एक डायग्राम से भी इसको क्लियर करती हूँ, रुको। ये नियम जो मैंने तुम लोग को पढ़ाए हैं वो यहाँ पे लिखे भी हैं। ठीक है। तुम्हारी पीडीएफ, जो भी बच्चे बैच में पढ़ रहे हैं उन सबको पीडीएफ मिल चुकी होगी, और जो नए बच्चे हैं उनको आज पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। जो भी बैच ले चुके हैं ऑलरेडी उनको सबको पीडीएफ मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो घर्षण के आधार पे अघोष और सघोष दिखाई दे रहे हैं, सघोष और घोष। अघोष, अघोष में पहला दूसरा वर्ण बताया था, ऊष्म व्यंजन में तीनों, और यहाँ तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आएगा, सभी स्वर आएंगे, अंतस्थ व्यंजन आएगा और ऊष्म व्यंजन आएंगे। ठीक है। और हा आएगा। तो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें जो मैंने वहाँ डिटेल में लिखाई है यहाँ पे शॉर्ट में लिखी हुई है। क्लास नोट्स जरूर बनाइए, पीडीएफ के भरोसे मत रहिए। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ जानकारी देने के लिए गया है। मैं आपको अपंग और अपाहिज नहीं बनाना चाहती कि भैया मैं सब कुछ पका पकाया दूं और आप मेहनत ना करें। इसलिए आपको नोट्स थोड़ी शॉर्ट में मिलेगी, और क्लास में जो पढ़ रहे हो वो बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो क्लास नोट्स ज़रूर बनाएं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पे हमारा जो है व्यंजन जो है समझ आता है सबको, स्वर और व्यंजन। किसी को कोई डाउट भैया स्वर और व्यंजन में? नहीं। तो यहाँ पे कुल मिला के आपका स्वर और व्यंजन अच्छे से क्लियर होता है। किसी को कोई संदेह, कोई डाउट तो ज़रूर कमेंट करें, और फिर शुरू करेंगे हम लोग टेस्ट।